नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है सभी बच्चों का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर और इस प्यारी सी क्लास सीडीपी की प्रैक्टिस क्लास पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास पर। मैं हूं आपका अपना शशांक तिवारी। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं इस चैनल पर सीडीपी और हिंदी की बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासें। प्यारे बच्चे, पिछली जो मैंने क्लासें डाली उस पर रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये जो सारी की सारी क्लासें हैं ये कुछ और नहीं बल्कि सीटेट के प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैंने इनको सीधा वहाँ से इसलिए नहीं उठाया है क्योंकि वहाँ से सीधे उठाने में ये थोड़ा सा वहाँ पर भद्दी तरीके से लिखे हैं या वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट टाइप की फ़ोटो डाल दी गई है और वो वहाँ यहाँ पर ज़्यादा डिस्प्ले नहीं हो पा रही है। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर टाइप करवाने के बाद में फिर लगाने की कोशिश की है और बाकी बात वही है। ठीक है, यही प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से चेक कर सकते हैं, कहीं से भी इनको मिला सकते हैं और आप पूरे विश्वास से पढ़ सकते हैं। क्लास शुरू करने के पहले आप सभी जानते हैं थोड़ी सी कोर्स के बारे में जानकारी हो जाए। सीडीपी का कोर्स चल रहा है जो 5 तारीख के बाद 5 तारीख से बंद हो जाएगा, यानी 5 तारीख तक आपके लिए खुले एडमिशन के दरवाजे। आप जब भी चाहें तब एडमिशन ले सकते हैं, ये बात है। तो 5 तारीख के अंदर अंदर आप एडमिशन ले लीजिए। फीस है मात्र 500 रुपये और जिन बच्चों को स्पेशल सहायता की ज़रूरत है वो इस नंबर पर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं और मुझसे बात करके फीस में थोड़ी सी छूट पा सकते हैं जिनको वाकई में ज़रूरत है। उसके बाद में आगे चैनल का एक पोस्टर दिया गया है जिसमें ये सारे के सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के नाम दिए गए हैं। वो फेसबुक है, टेलीग्राम है और इंस्टाग्राम है। सभी बच्चों को अगर कंटेंट पसंद आता है, जो कि आपको आता भी है और आना भी चाहिए क्योंकि हमारी बहुत मेहनत रहती है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज की क्लास में सीडीपी की क्लास जो कि होने वाली है मेरे द्वारा। और ये डियर लर्नर्स का पोस्टर हो गया। आप सभी इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम इसका भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो मेरे से बात करना चाहते हैं, जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो इस पर भी जुड़ सकते हैं। चलते हैं आज के अपने प्रश्नों पर। आप जानते हैं कि मैंने अभी भी बताया है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, इस पर कोई संदेह नहीं करना है। 2011 से लेकर के 2022 तक जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हैं, विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, ये एक प्रकार की सीरीज चल रही है। आप सभी इस बात को खास ध्यान रखेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहले कहता है कि छात्र केंद्रित शिक्षा छात्र की विशेषता है। गलत लिखा हुआ है कि विशेषता है। क्या विशेषता है? अब देखो कह रहा है कि छात्र केंद्रित, माने केंद्र में कौन रहेगा तो आप कहोगे केंद्र में, सेंटर में कौन रखेगा तो आप कहोगे सेंटर में रहेगा स्टूडेंट। अब अगर जब छात्र केंद्रित, तो अगर यंत्रवत रटाना है, क्या छात्र एक यंत्र होता है? क्या नहीं, छात्र एक यंत्र है ही नहीं बल्कि वो ह्यूमन बींग है, तो आप उसको यंत्रवत तो रटा सकते हैं ही नहीं। दूसरा लिखा हुआ योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। याद रखना, पूरी सीडीपी में अगर कभी भी आपको वर्गीकृत करने की बात कर दी जाए, वर्गीकृत करने का मतलब है कैटेगरी में होशियार को अलग बिठाना और कमज़ोर को अलग बिठाना। जो अच्छे हैं, जो प्रतिभाशाली हैं उनको ज़्यादा महत्व देना, जो औसत हैं उनको कम महत्व देना और जो मंद बुद्धि या आप कह सकते हैं कि पिछड़े बालक हैं उनको कम महत्व देना। तो याद रखिए कभी भी वर्गीकरण जो है और जो नामांकन है ये चीज़ें सीडीपी में वर्जित हैं, क्योंकि ये आप बच्चे के साथ में ज़्यादातई कर रहे हैं, यानी आप उसके साथ में गलत कर रहे हैं। बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ में आता है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं सब में होती हैं। जैसे हो सकता है जो कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको ये चीज़ें तुरंत समझ में आ जाती हैं, कुछ हैं थोड़ी देर बाद समझ में आती हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आती होंगी। तो सबकी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता है, लेकिन हम किसी को वर्गीकृत करने के हकदार हम नहीं है, ऐसा नहीं करना है। केवल पाठ्य पुस्तकों, याद रखिए पाठ्य पुस्तकें सहायक सामग्रियाँ केवल निर्भर हो जाए तो बेकार हो जाएगा। याद रखो लिखा है बच्चे के अनुभव को प्रमुखता देना, बिल्कुल बात है। अब जब आप खुद ही बताइए सेंटर में जो होगा उसी को तो प्रमुखता दोगे। जैसे सूरज है, सूरज के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो प्रमुखता किसको दिया जाता है? सूरज को, क्योंकि सूरज यहाँ है। अब इसी को देख करके आप करिए। ऐसे बच्चा क्या है, केंद्र में है, तो इसके इर्द गिर्द जितना भी आपको अधिगम कराना है, शिक्षक जितना भी अधिगम करे, स्टूडेंट को देख करके करे। तो बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता देना। ये जो प्रश्न है ये पेडागोजी से है,
ठीक है, सीडीपी पेडागोजी से है, तो बहुत ही अच्छी तरीके याद रखेंगे इसको। आगे आ जाओ, लिखा हुआ है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है। ठीक, तो जब संरचनावादी ढांचे की बात की जाती है तो अनुबंधन द्वारा, यह तो बिल्कुल गलत बात है। यंत्रवत, कहीं भी आपको अगर यंत्रवत मिल जाए, याद रखना बच्चा यंत्रवत नहीं होता है। अधिगम किसको कराते हो, मशीनों को कराते हो कि मनुष्यों को कराते हो, बच्चों को कराते हो। आप कहोगे बच्चों को कराते हैं, तो ये भी गलत है। प्रबलन पर सब कुछ केंद्रित नहीं होता। प्रबलन का मतलब होता है पुनर्बलन, यानी री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट, तो क्या सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो री इन्फोर्समेंट के ऊपर टिकी होती हैं कि नहीं। अधिगम के बहुत सारे सोपान होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो केवल ये कहना गलत है। अब आपके पास एक ही बात बचती है, जो है बी नंबर, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होना। अवबोधन का मतलब होता है संज्ञान वो अपना लगाता है। आप कहेंगे अपने दिमाग पर क्या करता है, तो आप कहेंगे अपने दिमाग पर कॉन्सेप्टों को बनाता है, कॉन्सेप्टों को बनाता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। याद रखिएगा, कभी जब पेपर में समझ ना आने लग जाए तो कम से कम क्वेश्चंस को हटाने की कला जरूर सीख लेना। और पेपर होने के कुछ दिन पहले हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आप पेपर को आसानी से टैकल कर पाएंगे, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तब भी। आगे आ जाओ, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ठीक है, कौन सी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। देखो, धर्म नाम की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप धार्मिक की तरफ बढ़ेंगे तुरंत आप क्या हो जाएंगे, दूसरे धर्म के प्रति क्या हो जाएंगे, दूसरे के विरोधी हो जाएंगे, दूसरे धर्मों के आप विरोधी हो जाएंगे। याद रखिए, विरोधी नहीं बनना है। बच्चा है तो बच्चे को आपको बांटना नहीं है, क्योंकि बच्चे सब एक प्रकार के होते हैं, चाहे मुस्लिम हो, हिंदी हो, सिख हो या ईसाई हो। व्यवहार के नियम स्पष्ट बनाकर, देखो आप व्यवहार के नियम स्पष्ट कैसे बना सकते हो। बच्चा हो सकता है, मतलब आप ये क्या आप विश्व के या संसार के सारे बच्चों से यही आशा कर सकते हो कि अपने माता पिता की बात मानेंगे ही। क्या माता पिता सब सही ही होते हैं, क्या टीचर सब सही होते हैं, क्या दुनिया में सब कुछ सही है, तो ऐसा नहीं है। तो आप कुछ भी स्पष्ट नियम नहीं बना सकते हो, नियम नहीं बना सकते हो। कुल मिला के व्यवहार उससे करने के लिए उसको अभिप्रेरित कर सकते हो, उससे कह सकते हो, लेकिन कोई भी नियम नहीं बना सकते हो। और याद रखिएगा, हमेशा याद रखो कि जब भी कभी नैतिक, कोहलबर्ग ने, सबसे पहले तो समझो ये जो कोहलबर्ग साहब हैं, हमारे पास दो लोग होते हैं, एक है हमारे पास में कोहलर और एक है हमारे पास में कोहलबर्ग। कौन है, तो आप कहोगे कोहलबर्ग। अगर बात किया जाए कोहलर की, तो कोहलर ने दिया है सूझ का सिद्धांत। इसी को आप कहते हो अंतः या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हो। ध्यान से सुनना, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हो आप। ठीक, और अगर बात किया जाए कोहलबर्ग, तो ये जो कोहलबर्ग है, इन्होंने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले बात ध्यान रखिए, जो कोहलबर्ग हैं, दो नाम है, कोहलर और कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, जबकि कोहलर ने दिया है सूझ या अंतर्वादी अंतः दृष्टि का सिद्धांत। और जो कोहलर हैं ये संबंधित हैं, तो आप कहोगे ये संबंधित हैं गेस्टाल्टवाद से। गेस्टाल्टवाद याद रखिएगा, कल मैंने बताया था गेस्टाल्टवाद में और कौन कौन है, तो आप कहते हो कि वर्दीमीर, कोफका और कुर्ट लेविन आदि आदि लोग इसमें क्या है, संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, जब भी कभी कोहलबर्ग आए तो नैतिक मुद्दों पर चर्चा करो और उनको उस पर शामिल करो। ये शामिल लिखा हुआ है, इस कामिल नहीं लिखा हुआ है, बड़ा गलत सलत हो रहा है, ये लिखा हुआ है शामिल करके। तो बच्चों को क्या करो, बच्चों को नैतिक मुद्दों पर उनसे चर्चा करो और उन चर्चाओं में उन्हें क्या करो, शामिल करो। यही हो जाएगा हमारा सही। तो याद रखना, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। वो कहते हैं बच्चों में नैतिकता का विकास बहुत जरूरी है, बाकी कोई विकास हो न हो अलग की बात होती है। ठीक है, बाकी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इसे कठोर निर्देश तो कभी नहीं हो सकता है, कठोर चीजें कोई भी नहीं बनानी है आपको। आगे आ जाओ, लिखा हुआ है बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। देखो, एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम हुआ लेओ वाइगोत्स्की, एक नाम हुआ।
इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो आप कहेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बड़े ध्यान से सुनना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सांस्कृतिक सिद्धांत हमारे लियो वाइगोत्स्की ने दिया। इन्होंने एक अवधारणा दी जिसको कहते हैं ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये एक चीज दी। इस पे इन्होंने ये बताया कि जैसे कोई भी बच्चा है, कोई बच्चा कोई काम कर रहा है तो उसकी मदद ना करो, जब वो फंस जाए, समझ रहे हो, जब वो ZPD इस जोन में जब वो फंस जाएगा, बच्चा काम कर रहा है, बच्चा कोई भी नया काम करे उसको सीधे मदद मत करिए, जब बच्चा फंस जाएगा तो बच्चे को क्या करिए, बच्चे को थोड़ा सा क्या क्या कर दीजिए कि बच्चे को थोड़ा सा मदद कर दीजिए। इसको जिसको कहा गया स्कैफ फोल्डिंग। क्या कहा गया? स्कैफ फोल्डिंग। और हिंदी में इसको कहा जाता है पाड़ या मचान या ढांचा। क्या कहते हैं? पाड़, मचान या ढांचा कहते हैं। तो वही कह रहा है कि बच्चे को संकेत देना, मतलब जब बच्चा फंस गया है किसी समस्या में, उसको संकेत दे दो, थोड़ा सा हिंट दे दिया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसको सहयोग दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आप जब पढ़ते जाएं हम आपको बीच बीच में बता रहे हैं, तो ये क्या है? हम आपकी स्कैफ फोल्डिंग कर रहे हैं, मतलब हम आपको पाड़ या मचान बना के दे रहे हैं, यानी आवश्यकता पड़ने पर आपकी मदद कर रहे हैं। तो यही सही है, ये हो जाएगा पाड़। इसी को आप कहते हो मचान। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग। क्या कहते हैं? स्कैफ फोल्डिंग। तो याद रखना, स्कैफ फोल्डिंग नामक ये चीज होती है। समझ गए ना? और इसको दिया किसने था? तो लियो वाइगोत्स्की ने दिया था। लियो वाइगोत्स्की सिद्धांत का क्या नाम है? तो आप कहोगे इसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और ये कहते क्या है? एक और बात सुन लो, साथ का साथ सुनते जाओ। ये कहते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है वो कहाँ होता है? तो आप ये कहते हैं कि बच्चे का विकास समाज में रहकर होता है। समाज में रहकर होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कौन कहता है कि बच्चे का विकास समाज में रहकर होता है, तो लियो वाइगोत्स्की कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाम है। आगे आ जाओ। लिखा है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए, अब देखो ये एक शब्द सुनना, लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयास करने से क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कोई भी बच्चा है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको देखो, लगातार जो चीज है आप उसको बात बात पे पुरस्कार दिए जा रहे हैं, बात बात पे आप उसको क्या दिए जा रहे हैं? दंड दिए जा रहे हैं। याद रखिएगा, रीइंफोर्समेंट की जो अति होती है, जो अधिकता होती है प्यारे बच्चे, बहुत खराब होती है और ये बच्चे को बेकार कर देती है, बच्चे को बेकार बना देती है, क्योंकि वो कोई भी काम अपने आत्मिक सुख के लिए करना छोड़ देगा। वो सिर्फ एक ही बात, सिर्फ या तो डर से करेगा और या तो पुरस्कार के लालच में करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बात बात पे नहीं होना चाहिए, जहां जरूरत हो वहां होना चाहिए। तो लिखा, अब इसका देखो आंसर ढूंढते, लिखा है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने पर प्रोत्साहित। याद रखना, ये जो प्रश्न है ये नकारात्मक है। लगातार देने से क्या होता है? मैंने अभी बताया कि बार बार अगर लगातार देते रहेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर नकारात्मक आंसर ढूंढो। तो ये तो है निपुणता पर ध्यान दो, सकारात्मक नहीं होगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, थोड़ा ठीक है। बाहरी अप्रेरणा कम होती नहीं, अप्रेरणा नामक कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। आंतरिक अप्रेरणा बढ़ती है, कोई बात नहीं है। देखो यही बस सही, यही नकारात्मक उत्तर है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। बच्चा कोई काम कर रहा है, आप उसको बात बात पे इनाम दिए चले जा रहे हो, थोड़ा सा काम किया इनाम दे दिया, थोड़ा सा काम किया इनाम दे दिया। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चे में जिज्ञासा की कमी हो जाएगी, वो सिर्फ इनाम पाने के लिए काम करना शुरू कर देगा। और तो अब जब बच्चे जब गलत नहीं करेंगे, वो जब इनाम पाना तो बिल्कुल एक्यूरेट करने की कोशिश करें, फिर हो जाएगा गड़बड़। तो याद रखिएगा, ऐसे हमको करना है। फिर लिखा हुआ है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है? याद रखिएगा, जब आप एक समाज में आएंगे, भाई व्यक्ति आपको कहां पे मिलेंगे? देखो लिखा हुआ है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। जब आप प्यारे बच्चे समाज में रहते हैं तो समाज में आपको कई सारे व्यक्ति मिलते हैं, कई सारे आपके पास में संबंध हो जाते हैं। संबंध हो जाते हैं जैसे माता का संबंध, जैसे कि हो जाता है पिता का संबंध, जैसे कि हो जाता है
पुत्र का संबंध और जैसे हो जाता है भाई बहन का संबंध। तो बताइए इन संबंधों को अच्छी तरीके से व्यक्ति लिखे, मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर, तो इन पर आप कभी निर्भर होते हैं माता पिता पर और कभी माता पिता आप पर निर्भर होते हैं। व्यवहार करना सीखता है। देखो व्यक्तिक मूल्य तो बिल्कुल गलत बात है, सामाजिक परिपक्वता से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। और भाषा विकास तो यहाँ पर भाषा विकास तो आ ही नहीं रहा है। तो समाजीकरण क्या है, यह एक प्रक्रिया, बाकी ये तीनों की तीनों प्रक्रिया है नहीं। अगर आप ऐसे दिमाग लगाएं तो भाषा विकास एक प्रक्रिया नहीं है, जबकि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही। आगे आ जाओ। फिर लिखा हुआ है सीखना एक जटिल, अब देखो सीखने को ही कहते हैं आप अधिगम, चाहे आप इसको अधिगम कहो शुद्ध हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहेंगे तो इंग्लिश में आप कहोगे इसको लर्निंग। ठीक, अब जो लर्निंग है वो कैसी सामाजिक प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, शारीरिक प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, नैतिक प्रक्रिया भी नहीं है, बस एक ही बात है मानसिक प्रक्रिया। जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप सीखते हो, जब आप अधिगम करते हो, तो आप कौन सी क्रिया करते हो, तो आप कहोगे सर जी हम मानसिक क्रिया करते हैं और कोई भी क्रिया नहीं करते हैं, जिसको आप कहते हो कॉग्निटिव, क्या कहते हो, कॉग्निटिव एक्टिविटी आप करते हो। ठीक है, और आप कुछ नहीं करते हो। तो याद रखिएगा अधिगम इसी को कहते हैं सीखना। यही क्या है, यही है सीखना। सीखने को शुद्ध हिंदी में अधिगम और इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। और ये कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक नहीं है, शारीरिक नहीं है, नैतिक नहीं है, बल्कि मानसिक प्रक्रिया है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे आ जाओ। सीखने का आदर्श काल माना जाता है। अब बहुत सारे बच्चे बाल्यावस्था को लगा देंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि जीवन का, अगर यहीं पर लिखा होता जीवन का आदर्श काल माना जाता है, जीवन का आदर्श काल माना जाता है, तो बेहिचक लिखते बाल्यावस्था। क्या, बाल्यावस्था। क्यों आदर्श काल माना जाता है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिन भर खेलो कूदो मौज करो खाओ पियो, और इसे ही कहा जाए कि जीवन का अनोखा काल, तब भी यही आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा सीखता नहीं है, जीवन जीता है, इसलिए इसका अनोखा काल होता है। लेकिन यही अगर कहा जाए जीवन सीखने का आदर्श काल, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि बच्चे सबसे रफ्तार में कब सीखता है, तो शैशवा अवस्था में सीखता है, 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। क्यों, क्योंकि वो संसार में तब तक आया हुआ होता है, उसके पास कोई भी भाषा ज्ञान नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है, बल्कि वो कैसी होती है, तो बच्चा उस समय, अगर हम बात करें शैशवावस्था की, तो बच्चे उस समय उम्र कितनी होती है, तो आप कहोगे 0 से लेकर के 2 वर्ष, या जन्म से 2 वर्ष तक की उम्र। तो किसने बताया है, तो आप कहोगे जीन पियाजे ने बताया है। यही बात तो है। इस समय क्या होता है कि इस समय बच्चा मूल प्रवृत्ति पर होता है जब वो पैदा होता है, और फिर धीरे धीरे सीखता है। तो अब सीखेगा कैसे, तो सबसे तेज कहाँ सीखता है, तो आप कहोगे सबसे तेज इसमें सीखता है। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था, बल्कि जीवन का आदर्श काल बाल्यावस्था, और अगर कहा जाए जीवन तूफानों का काल, तब आप कहोगे किशोरावस्था या एडोलसेंस, किशोरावस्था या एडोलसेंस होता है। ठीक है, ये क्या है, संघर्ष का काल, तूफान की अवस्था, क्या, किशोरावस्था कहते हैं। तो बताओ सही क्या है, तो आप कहोगे इसका चौथा नंबर सही। याद रखिएगा ये सारी चीजें हम बताने के लिए कह देते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या है, शैशवावस्था। आगे आ जाओ। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। ये देखो 4 चीजें लिखी हुई हैं, और असली इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा है। देखो सार्थक अधिगम का सबसे पहले मतलब समझो क्या होता है। तो सार्थक अधिगम का मतलब प्यारे भैया ये है कि आपको अधिगम क्या करना है, सही दिशा पर करना है, या सही अधिगम करना है। तो सही अधिगम करने के लिए कौन कौन सी प्रथाएं हैं, तो शारीरिक दंड कभी भी नहीं हो सकता है, आप किसी को दंड देकर पढ़ा नहीं सकते, तो पहला गलत हो गया। अब इसमें देखो जिसमें एक है वो सब गलत हैं, ये गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। दो, अब हमारे पास बचे 2। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ठीक बात है भाई, जब आप अधिगम कर रहे हैं तो सहयोग का पर्यावरण वातावरण रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, मतलब लगातार और समूचा मूल्यांकन करेंगे तब भी बढ़िया सी बात है। ये लगातार पढ़ते रहिए और लगातार बच्चे का मूल्यांकन करते रहिए, मतलब जो आज हमने पढ़ाया है वो उसको कितना समझ में आया है, ये बात उससे पूछते रहिए। और ये देखो जो तुलनात्मक चीज होती है, इसको कहते हैं
जो कंपेयर वाली बातचीत है, याद रखना कभी भी कंपेयर वाली बातचीत नहीं आनी चाहिए। मूल्यांकन करो, निरंतर मूल्यांकन करो, लेकिन कभी भी तुलनात्मक मत करिए। मतलब एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो याद रखिए कभी भी सीडीपी पढ़ते समय अगर मूल्यांकन बढ़िया बात है, लेकिन तुलनात्मक मूल्यांकन आ जाए तो गलत बात है, क्योंकि अधिगम कौन कर रहा है? बच्चा। और किसी भी बच्चे की सीडीपी कहती कभी भी किसी बच्चे की तुलना दूसरे से मत करिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो क्या सही हो जाएगा? तो ये गलत हो गया, तो हो जाएगा दूसरा और तीसरा। आपका डी नंबर में लिखा हुआ है दूसरा और तीसरा, तो यही आपका सही हो जाएगा। प्रथाओं को बढ़ावा देती है तो 2 और 3, यानी सहयोगात्मक पर्यावरण होना चाहिए और सतत और एवं समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, बल्कि तुलनात्मक मूल्यांकन गलत बात है। शिक्षक, अगला है 10वां नंबर, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी बच्चा है, उसने कोई भी एक जटिल अवधारणा बना रखी है, अपने अंदर कोई एक डर बिठा रखा है। अब इसको किस प्रकार से उसको सहज कर सकते हैं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। बार बार यांत्रिक प्रयास, याद रखना मैंने बार बार कहा है, कहीं भी अगर यांत्रिक आ जाए, बच्चा मशीन नहीं है, बच्चा मशीन नहीं है, तो यांत्रिक अभ्यास तो कराइए। यांत्रिक अभ्यास का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? इसका मतलब होता है रटने का अभ्यास करा के। भाई यंत्र क्या करता है? तो आप कहोगे सर जी यंत्र कुछ नहीं करता है, एक बार मोटरसाइकिल में तेल डालो, चलाते रहो चलाते रहो। बच्चे को आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बच्चा यंत्र नहीं है। तो यांत्रिक अभ्यास का मतलब होता है रटना, बार बार वही चीज रटना, गलत बात। फिर अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के, ये थोड़ी सी ठीक बात लग रही है, नीचे का भी पढ़ेंगे। एक व्याख्यान दे करके, अरे अवधारणाओं को जटिल बनाना है, उसका व्याख्यान से क्या लेना देना है? और समझ रहे हो ना भाई? कोई भी बच्चा है, उसकी अवधारणा, उसने किसी भी विषय में अपनी एक गलत अवधारणा को अपने अंदर बना रखा है, उसकी अवधारणा को हटाना है, तो व्याख्यान से क्या मतलब है? एक व्याख्यान दे करके ऐसा नहीं होता है। और प्रतियोगिता, ये लिखा हुआ है प्रतियोगिता, प्रतियोगितात्मक अवसर की, याद रखना कभी भी, याद रखना स्पर्धात्मक या प्रतियोगितात्मक अवसर हमें ज़्यादा प्रदान नहीं करने हैं, क्योंकि उसमें फिर बच्चे गलत ट्रैक पर जाते हैं। सबसे बढ़िया तरीका इसका ये होता है, अच्छा तरीका ये भी है, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका यहाँ पर ये है, अन्वेषण यानी खोज एवं परिचर्चा यानी आपस में डिस्कशन के अवसर उपलब्ध कराओ। भाई कोई भी बच्चा है, मान लीजिए कि आप हैं, आपने किसी भी क्वेश्चन के बारे में, मान लीजिए आप कोई एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपने एक गलत अवधारणा बना ली या आपने गलत पढ़ लिया है। अब इसको सही करने के लिए जरूरी क्या है कि आपको क्या किया जाए, आपसे कह दिया जाए आप करके देखो। तो पहली बात तो कहा जाए करके देखो, इसे ही हम क्या कहते हैं? अन्वेषण या खोज। अन्वेषण या इसी को हम कहते हैं खोज, करके देखो। दूसरी बात यह है कि परिचर्चा करो। परिचर्चा किसके साथ करेगा? तो आप कहोगे सहपाठियों के साथ में क्या करेगा? परिचर्चा करेगा। और जब ऐसा करेगा तो भैया डेफिनेटली सी बात है, उसको चीजें आने लगेंगी। खोज करेगा तब कुछ जान जाएगा, और जो उसको कन्फ्यूजन होंगी तो परिचर्चा करेगा। तो ऐसा अवसर उपलब्ध करा दो, बच्चा अपने आप से उन अवधारणाओं पर सहज हो जाएगा। तो कौन सा नंबर सही है? तो आप कहोगे दूसरा नंबर सही है। आगे आ जाओ, लिखा हुआ व्यक्ति विभिन्नताओं का कारण क्या है? व्यक्ति में विभिन्नताएं क्यों होती हैं? तो आप कहोगे पर्यावरणीय प्रभाव। गलत बात है, पर्यावरणीय प्रभाव से विभिन्नताएं नहीं आती हैं। दूसरा नंबर देखो, आनुवंशिक, ये ठीक है थोड़ा सा। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड द्वारा, अरे कोड कुछ नहीं, जन्मजात विशेषताएं नहीं होती। अब देखो 2 नंबर है, यही सही है, ध्यान से समझो। व्यक्तिगत विभिन्नताएं कब आती हैं? जब आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होती है। मैंने कहा था कि जब हेरेडिटी, आनुवंशिकता मतलब हेरेडिटी और एनवायरनमेंट, जब एनवायरनमेंट और हेरेडिटी के बीच में क्या होगी? परस्पर क्रिया होती है। इसे ही क्या कहते हैं? विकास होते हैं। और इसी की वजह से वैयक्तिक, जिन्हीं को आप कहते हो पर्सनल, जिनको आप कहते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आप बताओ अंतर कब समझ में आएंगे आपको? तो आप कहोगे डिफरेंसेस तब समझ में आते हैं जब आप क्या करते हो? हेरेडिटी और इसके साथ में जटिल प्रक्रिया होती है। और इसी के कारण लोगों में क्या आते हैं? तो आप कहोगे इसी कारण लोगों में क्या आते हैं? तो वैयक्तिक विभिन्नताएं आती हैं या उनमें अंतर आते हैं।
ठीक बात। प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग क्यों है? क्योंकि उसकी आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जो इंटरेक्शन करने की जो क्रिया है वो अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग है। ठीक है, बाकी लगभग चीजें गलत हो जाती हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? देखो अब ध्यान से सुनो, अगर आपसे कहा जाए कि प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी क्या है, तो आप याद रखिए बच्चा सबसे पहले कहां से सीखता है, तो आप कहोगे सबसे पहले अपने घर से सीखता है या अपने परिवार से सीखता है, उसके बाद में अपने आस पड़ोस से सीखता है, आस पड़ोस से सीखता है, फिर अपने समाज से सीखता है। ठीक, अब कहा जाए बताओ बच्चा फिर सीखने कहाँ जाता है, तो आप कहोगे फिर जाता है वो विद्यालय। कहाँ जाता है? विद्यालय में सीखने जाता है, या आप कह दो फिर वो मीडिया से भी सीखता है। तो ये सब कहते हैं, तो ये सब द्वितीयक हैं। आप कहोगे जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले कहाँ सीखता है? सबसे पहली गुरु उसकी कौन होती है? माता। माता कहाँ होती है? घर में या परिवार में। आस पड़ोस, क्योंकि बच्चा का जो दायरा होता है बचपन में वो बड़ा सीमित सा होता है। आप भी जब छोटे रहे होगे तो आप कहीं किसी दूसरे गांव में खेलने नहीं जाते होगे, बल्कि आस पड़ोस, क्योंकि आस पड़ोस के लोग ही होते हैं, वही बच्चे को सिर्फ खेलने या खिलाने के लिए ले जाते हैं, और जो वहाँ का जो समाज होता है अगल बगल का, आस पड़ोस से समाज कहते हैं। लेकिन विद्यालय बच्चा कब जाता है? जब वो बोलना सीख जाता है, जब वो चलना सीख जाता है, जब वो बेसिक अपनी ज़रूरतें, तो सीखना केवल पढ़ाई करना या पढ़ के, मैंने फिर कहा था सीखने का मतलब कोई नौकरी पा जाना नहीं है। यहाँ पर सीखने का जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। अधिगम क्या है? बहुत ज़्यादा व्यापक अर्थों में प्रयोग किया गया है कि अगर आप खाना खाना भी सीख रहे हैं, बच्चा अगर चलना भी सीख रहा है, तब भी वो क्या है? तब भी वो अधिगम है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में विद्यालय और मीडिया। ये होता, लेकिन आस पड़ोस लिखा हुआ है तो ये एक प्राथमिक एक द्वितीयक। परिवार एवं मीडिया, परिवार भी कैसा होता है? तो आपको एक परिवार भी होता है प्राथमिक। परिवार एवं आस पड़ोस, तो ये तो पूर्णतया प्राथमिक है, तो हमको पूछना है द्वितीयक, तो द्वितीयक में याद रखेंगे, याद रखना प्राथमिक का कौन कौन आएगा? घर, परिवार, आस पड़ोस, समाज। और द्वितीयक में विद्यालय और मीडिया और प्रकार की चीजें, टेलीविजन, दुनियादारी। ठीक, 14 नंबर देखो, विकास प्रारंभ होता है। यहाँ पर देखो सीटेड में ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न कठिन ही आते हैं, कुछ सरल भी आते हैं, कुछ कठिन भी आते हैं। विकास कब प्रारंभ होता है? आप जानते हो प्रकाश, जब एक जो माँ होती है जब वो गर्भाधान करती है, गर्भाधान जब करती है, यानी जब उसके पेट में गर्भ पहुंचता है, तभी से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। और कब तक चलता है? तो आप कहोगे सर जी वूम्ब टू टूम्ब चलता है, यानी आप कहोगे गर्भ से कब्र तक चलता है। यानी विकास कब तक होता है? तो आप कहोगे जीवन पर्यंत होता रहता है, यानी विकास कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, कभी ये नहीं रुकती है। तो बताओ कब से शुरू होता है? तो गर्भावस्था से शुरू होता है, जब कोई बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। ठीक है बात, आगे आ जाओ। देखो लिखा है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। याद रखिएगा जो क्लास है वो कैसी होती है? लोकतांत्रिक होती है। लोकतांत्रिक का मतलब सब एक जैसे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और कभी भी प्यारे बच्चे जीवन में टीचर बनना तो क्लास को हमेशा लोकतांत्रिक रखने की ही कोशिश करना, क्योंकि जैसे ही आप इधर उधर जाएंगे तो आप फिर नॉर्म्स भूल जाएंगे, यानी आप करने क्या आए थे और आप करने क्या लग गए ये आप भूल जाएंगे। याद रखिएगा एक चीज होती है, मान लीजिए कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो आप जानते हैं ये क्या कर रहा है? तो आप कहोगे ये सर जी पक्षपात कर रहा है। और कैसा पक्षपात कर रहा है? तो आप कहोगे जेंडर में पक्षपात कर रहा है, जेंडर में। इंग्लिश में एक बहुत भी प्यारा शब्द याद रखना, इसको कहते हैं हम जेंडर बायस। रट के रखिएगा जेंडर बायस। हमेशा जब भी कभी ऐसी चीज आएगी कि कुछ बच्चों पर ज़्यादा ध्यान और कुछ बच्चों पर बहुत कम ध्यान, तो हमेशा यही जेंडर बायस जो चीज़ है यही आपके हमेशा काम आएगी। तो पक्षपात कर रहा है, और किस पर पक्षपात कर रहा है? जेंडर पर, तो जेंडर पक्षपात हो जाएगा। और इंग्लिश में आप होते तो आपको बहुत ही बढ़िया नाम मिलता, जेंडर बायस। याद रखिएगा कभी भी पक्षपाती नहीं होना एक शिक्षक का परम धर्म होता है कि उसके लिए सभी बच्चे, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, कम उम्र के हों चाहे ज़्यादा उम्र के हों, शिक्षक के लिए बच्चे उसके बच्चे ही होते हैं। जैसे आप सभी हैं, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो आप हमारे लिए सब स्टूडेंट हैं, यानी बच्चे हैं। अब हो सकता है कुछ हमसे बड़े भी होंगे, कुछ हमारे जैसे भी होंगे, कुछ हमसे छोटे भी होंगे।
तो हम सभी का स्वागत करते हैं बराबर। तो ये टीचर बनने में आप खासा याद रखेंगे। आगे आ जाओ, लिखा हुआ है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावी है। यानी जो ये जो जेंडर की जो चीजें हमारे ऊपर हावी रहती हैं तो बच्चे के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। ये जो जेंडर बायस वाली चीज है ये जब बच्चे के ऊपर ना है, इसके लिए क्या करना चाहिए, जेंडर पृथक का खेल समूह फिर से आप अलग कर रहे हो तो फिर से गलत बात है, अलग नहीं करना है। जेंडर पृथक बैठे फिर से गलत बात है। जैसे आप तुम देखते हो कि अब कोहेड स्कूल बनने लगे हैं। कोविड स्कूल क्यों बनते हैं, ताकि लड़के और लड़कियां साथ में बैठेंगे तो उनको ये चीज़ें नहीं लगेंगी। इंडिया में बहुत ज़्यादा समस्या है कि लड़की है तो ये कपड़े पहन सकती है, लड़का है तो ये कपड़े पहन सकता है, लड़की है तो नहीं घूम सकती, लड़का है तो घूम सकता है। गलत बात है, यही तो जेंडर बायस है। केवल वो लड़की इसलिए ऐसा काम नहीं कर सकती है, लड़की है तो तुमको बाल लंबे रखने पड़ेंगे, तुम लड़के हो तो तुमको बाल नहीं रखने चाहिए, लड़की है तो रो सकती है, लड़का है तो नहीं रो सकता, यही गलत बात है। और ये चीज़ें हमारे विद्यालयों से हमारे अंदर डाली जाती हैं। लड़कियां अलग बैठेंगे, लड़के अलग बैठेंगे, तो लड़कों या लड़कियों को, बच्चों को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस तो होगा ना कहीं हमें अंतर होगा, तभी हम अलग अलग बैठ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये शुरुआत से ही ऐसा ना हो पाए, इस पर ध्यान देना है। तो अलग बैठने की व्यवस्था नहीं करनी, बल्कि कोहेड स्कूलों का निर्माण करना है। फिर लिखा है जेंडर विशिष्ट भूमिका, फिर वही बात हो गई। जेंडर विशिष्ट का मतलब एक जेंडर को ज़्यादा महत्ता नहीं देनी है। लिखा है जेंडर पक्षपात पर चर्चा करके, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हम और आप अभी अभी चर्चा कर रहे हैं बैठ के, तो कहीं ना कहीं जब आप टीचर बनेंगे या अपने घर, अपने परिवार, अपने माता, अपनी बहन के साथ में, आप जो लड़कियां हैं वो अपने पुरुषों के साथ में, और जो पुरुष हैं वो अपने घर की लड़कियों या महिलाओं के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर हम और आप मिलकर इस चर्चा से कुछ कुछ सीख सकते हैं, तो अगर क्लास में बच्चों को सिखाया जाए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसके बारे में परिचर्चा करके आगे के प्रश्न में आ जाइए। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक, देखो फिर से आ गया, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव का महत्व दिया। अभी अभी मैंने बताया था, एक नाम हमेशा आएगा, लेव वाइगोत्स्की। और याद रखना ये सीटेट में बहुत ज़्यादा प्याजे और लेव वाइगोत्स्की बहुत ज़्यादा प्रिय हैं उनको। इसे नहीं तो दिया है कौन सा, अभी अभी मैंने बताया था कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत अभी भी बताया था। तो जब ये दिया हुआ है, तो जब ये बात आ गई तो कुछ और नहीं बल्कि चौथा नंबर लेव वाइगोत्स्की को सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। फिर से वही बात है, अब बताइए। मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म से पूर्व की अवधि। जन्म से पूर्व की तो हो ही नहीं सकती, जब बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं तो भाषा कैसे सीखेगा। भाषा तब सीखेगा ना जब सुनेगा। और प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो ये देखो इसमें सबसे छोटा क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर अगर शैशवावस्था होता तो सब गलत हो जाते हैं, क्योंकि शैशवावस्था में बालक सिर्फ सुनता है और सुनकर ही तो भाषा को अर्जित करता है, और फिर अचानक एक दिन बोलना शुरू करता है, पापा, मम्मी, बुआ, पानी, ये दुनियादारी बोलता है। तो याद रखिएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्योंकि इससे छोटा कुछ लिखा नहीं है। किशोरावस्था तक वो भाषा में कमांड बना लेता है, और मध्य बाल्यावस्था तक वो, या ये कौन सी होती है, तो आप कहोगे ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था कौन कौन सी होती है, तो आप यहाँ पर कहोगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा भाषा विकास होता है बच्चे, क्योंकि बच्चा नया नया बोलना सीखा होता है। भाषा विकास सबसे तेज होता है, भाषा विकास सबसे तेज होता है, सबसे तेज होता है। अगर कहा जाए आपसे किशोरावस्था, तो यहाँ पर मानक भाषा को बोलने लगता है, यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज को पकड़ने लगता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज सीखता है। इसलिए अगर कहा जाए कि भाषा विकास के दृष्टि से कौन सबसे संवेदनशील है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी 2 से लेकर के 6 वर्ष तक, जिसको आप कहते हो, एक तो आप कहते हो प्री चाइल्डहुड और एक कहते हो लेटर चाइल्डहुड। तो जो प्री चाइल्डहुड होता है, प्री चाइल्डहुड जो होता है, 2 साल से ही बच्चा लगभग बोलना सीखता है, और 2 से 6 तक वो लगभग 5000 शब्दों का कलेक्शन कर लेता है। 5000 शब्द उसको याद हो जाते हैं, वो बोल सकता है, 5000 शब्दों में उसकी भाषा हो जाती है। याद रखना 5000 वर्ड्स को क्या करता है, सीख लेता है। कहाँ तक,
प्रारंभिक बाल्यावस्था के आखिर तक जाते जाते, यानी जब वो स्कूल जाता है, स्कूल कब जाएगा, तो 6 ईयर की उम्र से अब जाते हैं। आप जानते ही हैं स्कूल में दाखिला कितने वर्ष से होता है, 6 वर्ष। पहले 5 से था, अब 6 से हो गया है। जाता है तो पूछा जाएगा बच्चा कितने शब्दों को लेकर जाता है, तो आप कहोगे 5000 शब्दों को लेकर के बच्चा स्कूल में जाता है। शब्दों को लेकर बच्चा स्कूल में जाता है, तो ये भी बात सही है और ये भी बात ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे प्रारंभिक बाल्यावस्था। आगे आ जाओ। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, क्यों रोता है, भय के कारण। अरे वो तो जानता ही नहीं भय क्या होता है, अभी तो पैदा ही नहीं हुआ है। पीड़ा के कारण, जी नहीं। भूख के कारण, जी नहीं, क्योंकि अभी तो बाहर आया है और अभी तो माँ का जो जिसको आप कहते हो एक नली जुड़ी होती है बच्चे के पेट से, जो कि आप बाद में आपकी नाभि के रूप में विकसित होती है, तो वो अभी तक जुड़ी होती, तो भूख तो लगती नहीं है। बस क्या होता है कि वातावरण का परिवर्तन होता है। अभी तक वो माता के गर्भ में था तो कुछ और वातावरण रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया तो कुछ और वातावरण हो गया, इसलिए वो रोता है। इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे, बहुत बार पूछी जा चुकी है। आज का सबसे अंतिम प्रश्न क्या है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पियाजे की संरचना है। पियाजे ने अनुबंधन की बात नहीं की, पियाजे ने प्रबलन की बात नहीं की, पियाजे ने अवलोकन अधिगम की बात नहीं की, बल्कि पियाजे ने स्कीमा की बात की है। SCHEME, स्कीमा की बात की है। इन्होंने बताया कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसको आप देख चुके हैं, ऐसी वस्तु जिसको आप देख चुके हैं, तो उसकी एक फोटो, अगर आपको मोटी भाषा में बताया जाए, उसकी एक फोटो आपके दिमाग में बन जाती है। फोटो आपके दिमाग में बन जाती है, दिमाग में बन जाती है, और इसी फोटो को स्कीमा कहा जाता है। ये बात है। तो जो हमारे जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, और जीन पियाजे ने ही बात की है स्कीमा की। यानी कि कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए आपने अगर कभी लैपटॉप नहीं देखा होता, तो जब आपसे लैपटॉप का नाम लिया जाएगा तो क्या आपके दिमाग में इमेज बनेगी, नहीं बनेगी। आपने कभी थाईलैंड नहीं देखा है, हम कहें थाईलैंड ऐसा होता है वैसा होता है, आप इमेज नहीं बना सकते हैं। हम कहें आपका घर ऐसा होता है, तो आप वहाँ से बैठे बैठे बता सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ तुम्हारे घर में जा रहे हैं, ये चीज़ कहाँ मिलेगी, तुम कहोगे शुरू में कैसे घुसोगे, और बस फिर जैसे सामने जाओगे 4 कदम चलोगे, एक दरवाजा आएगा, दरवाजा से इधर घुस जाना, इधर। क्यों, क्योंकि उसकी उस चीज़ की जो इमेज है वो आपके दिमाग में बैठी हुई है। दैट इज कॉल्ड स्कीमा, इसको ही स्कीमा कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सारी की सारी जो बातें आपको समझ में आई होंगी। मेरे बच्चे यकीन रखिए, पेपर तक यूं ही कंटिन्यू करते रहिए, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आपको पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी बच्चे जुड़ते हैं वो चैनल को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, अगली क्लास में आपसे मिलेंगे कुछ अन्य बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।